Welcome back viewers to my YouTube channel Gurukul Competition Classes. In previous classes we are talking about Tesco and Tata and Steel Company Limited. Now I'm starting from there. तो वहीं से शुरू करते हैं. इन जमशेदपुर में सेवरल याद रखना है, जमशेदपुर का पहला नाम साक्षी था, बाद में इसका नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया गया और टिस्को जो है 1907 में सेटअप की गई थी. ठीक है. इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को. तो जमशेदपुर में टिस्को के बाद बहुत सारे ऐसे औद्योगिक प्लांट थे जिन्हें सेटअप किया गया, स्थापित किया गया. दे प्रोड्यूस केमिकल्स, और ये उद्योग केमिकल्स रसायन उत्पादित करते थे. लोकोमोटिव्स, साथ ही लोकोमोटिव पार्ट यानी इंजन, रेल के इंजन जो होते थे उनको बनाते थे. एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कृषि संबंधी यंत्र, मशीनरी, मशीन, टिन प्लेट, केबल एंड वायर, तो ये सब चीज़ें ये इंडस्ट्रीज़ बनाती थी. द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. आयरन स्टील इंडस्ट्री के विकास ने ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के द्वार खोल दिए. यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जब विकास हुआ तो उसने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए. ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडिया इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. लगभग सभी क्षेत्रों में, यानी भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में ये जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो किस पर डिपेंड थी, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो मूल चीज़ होती है उसके लिए इन इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थी. द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी. द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. तो जो भारतीय आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी उसमें बड़े पैमाने पर स्टील प्लांट्स थे. ठीक है. कुछ बड़े भी स्टील प्लांट थे और साथ ही कुछ छोटे स्टील प्लांट भी थे. ठीक है. स्टील मिल्स, यानी कुछ बड़ी स्टील मिलें भी थी, कुछ छोटी स्टील मिल भी थी. ठीक है. इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज. इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स यानी द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल्स जो रोल करती हैं, एंड एंसिलरी इंडस्ट्री जो कुछ सपोर्ट करने वाली है, सहयोग करने वाली है, सहायक उद्योग भी इसमें शामिल थे. नाउ वी विल कम टू द पिट्सबर्ग. पिट्सबर्ग क्या था? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टील शहर था. द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस. तो यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री थी पिट्सबर्ग की, वो बहुत सारे जो जगह से जुड़े हुए लोकेशन से जुड़े हुए फ़ायदे का इस्तेमाल कर रही थी, इंजॉय कर रही थी. some of the raw materials such as coal is available locally. वहाँ पर स्थानीय रूप से कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाता था. कच्चे माल के रूप में जो कोयला था वो बहुत आसानी से मिल जाता था. some of the raw materials such as coal. ठीक है. तो कोयला जो कच्चे माल के रूप में बड़ी आसानी से मिल जाता था. while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota. तो यहाँ पे जो Minnesota जो जगह थी वहाँ की जो लोहे की खानें थी, लोहे की खानों से लोहा इश्क मिल जाता था. अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो कि लगभग पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर था. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best routes for shipping ore cheaply. The famous Great Lakes Waterway. Between these mines and Pittsburgh, यानी कि इन खदानों और पिट्सबर्ग के बीच, is one of the world's best route for shipping ore cheaply. तो विश्व का बहुत ही बेहतर मार्ग था फॉर शिपिंग और चीपली, यानी कि जो अयश को बहुत ही सस्ते रूप से यहाँ से लिया जा सकता था. तो बहुत ही बेटर रूट था इस शिपिंग के लिए. द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे. और वो रास्ता क्या था? जो ग्रेट लेक थी वहाँ का जो जलीय मार्ग था,
प्रसिद्ध जो जलीय मार्ग था, यहाँ से जो गुड्स होती थी यहाँ से सप्लाई की जा सकती थी। ट्रेन्स कैरी द और फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। यहाँ से जो ट्रेनें होती थी, ट्रेन्स क्या करती थी, ऐश को ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक पहुँचाती थी। द ओयो, द मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो पानी की आपूर्ति करती थी। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज बहुत ही कम स्टील मिल्स हैं जो पिट्सबर्ग में खुद की हैं, ठीक है। यानी कि पिट्सबर्ग में बहुत ही कम स्टील इंडस्ट्री है आज। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोंगेला एंड एलिगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग। वो कहाँ पर स्थित है, वो पिट्सबर्ग के ऊपर, जहाँ पे मोंगेला और एलिगेनी जो रिवर्स है जहाँ पर वो बहती हैं वहाँ पर लोकेटेड है, नदी के पास लोकेटेड है। एंड अलोंग द ओयो रिवर बिलो इट, और साथ ही जो ओयो नाम की जो नदी होती है इसके नीचे जो बहती है वहाँ पर स्थित है। यानी कि बिल्कुल जहाँ पे पानी की सप्लाई हो रही है ना, बिल्कुल वहाँ पर स्थित लोकेटेड है। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। जब बाद में सामान जो गुड्स तैयार हो जाते, जो प्रोडक्ट्स जो तैयार हो जाते हैं स्टील के, तो उसको दोनों ही रूट से सप्लाई किया जाता है मार्केट में, यानी कि पानी के जरिए भी और साथ ही लैंड के जरिए भी। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। तो स्टील मिल्स की तुलना में पिट्सबर्ग में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। दीज यूज स्टील एज ए रॉ मटेरियल, और ये स्टील का एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती हैं। टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अन्य उत्पादों को बनाने के लिए, सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, जैसे रेलवे से जुड़े हुए इक्विपमेंट यानी यंत्र, हैवी मशीनरी भारी मशीन एंड रेल्स, और साथ ही रेल। तो इस तरीके के इक्विपमेंट बनाती हैं ये। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपास कपड़ा उद्योग। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशंट आर्ट, यानी कि सूत कह लो या यार्न को बोलते हैं, सूत कह लो या धागा कह लो, ठीक है। धागे से कपड़े बुनना ये एक प्राचीन कला है। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो कॉटन कपास का, वुलन, सिल्क रेशम, जूट, फ्लैक्स एक छोटा पौधा होता है, तो इन सब का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन दैम। तो कपड़ा उद्योग को डिवाइड किया जा सकता है जो उनमें कच्चा माल, यानी कि इन इंडस्ट्री में, कपड़ा इंडस्ट्री में जो कच्चा माल प्रयोग होता है उस कच्चे माल के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो फाइबर होता है वो कपड़ा उद्योग का कच्चा माल होता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड, और फाइबर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है यानी एक कृत्रिम होता है, और एक मैनमेड होता है यानी मानव निर्मित। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, और जो प्राकृतिक फाइबर होता है वो वूल से, सिल्क से, कॉटन, लाइनन और जूट से प्राप्त होता है। मैनमेड फाइबर इंक्लूड नायलॉन, और जबकि जो मानव द्वारा निर्मित रेशा होता है वो नायलॉन, पॉलिस्टर, आर्क्लिक एंड रेयन जैसे रेशों से प्राप्त किया जाता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपास कपड़ा उद्योग विश्व का सबसे पुराना उद्योग है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, जब तक 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई। कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। तब तक कॉटन क्लॉथ यानी कपास का जो कपड़ा था, सूत कपड़ा जो होता था उसको हाथ से और साथ ही जो स्पिनिंग टेक्निक्स होती थी यानी कि पहिए के जरिए और करघे के जरिए उसका हाथ से बनाया जाता था वो कपड़ा, ठीक है। इन 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब 18वीं शताब्दी में पावरलूम आता है तो इससे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है।
डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फर्स्ट इन ब्रिटेन, पहले तो ये पावरलूम ब्रिटेन में आता है एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में ये विश्व के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो अगर आज देखें वर्तमान में, तो चाइना, जापान और यूएसए ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कपड़ा यानी सूती कपड़ा के बहुत ही अग्रणी उत्पादक हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।